मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी को किस तरीके से इंडिया में लागू किया जा रहा है और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं और उनकी क्या क्या पावर्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बोल सकते हैं जीएसटी काउंसिल है और जीएसटी को एडमिनिस्टर करने के लिए जो मिनिस्ट्री इंचार्ज है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। कुछ इस तरीके की अथॉरिटी को हम बार बार देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जनरल वे में आप कह सकते हो कि जीएसटी काउंसिल एक अपेक्स बॉडी है जो जीएसटी लॉ को जो है हैंडल करती है और डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ओके। और अगर इंडिया की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज है, जो जीएसटी लॉ का इंचार्ज है, वो सीबीईसी, जिसका नाम सीबीआईसी भी रखा गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो चुका है इसका नाम। कुछ टाइम पहले प्रपोज़ल आया था इस चीज़ का। इसके अलावा अब कुछ और जनरल बातें हम अब धीरे धीरे करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में जो जीएसटी है वो ड्यूअल बेसिस पे है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी, राइट। तो इसी तरीके से जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हम दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर सीजीएसटी। तो सीजीएसटी को का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार किया है। वो किस तरीके से काम कर सकता है आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। सीजीएसटी के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें सबसे पहली जो बॉडी है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा फिर हमारा सीबीईसी, या प्रपोज्ड उसको, क्योंकि उसका प्रपोज़ल हुआ है, उसका नाम सीबीआईसी भी रखा जा सकता है, तो इसलिए आप उसको सीबीआईसी भी बोल सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। एंड फिर उसके अंडर जो है ऑफिसर्स आते हैं डिफरेंट कैटेगरी के, जिनके पास डिफरेंट टाइप्स की अथॉरिटी हैं जो कि जीएसटी को रन करने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार किया गया है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, यानी इस मिनिस्ट्री के, इस मंत्रालय के अंतर्गत जीएसटी को हैंडल किया जाता है, चलाया जाता है। दूसरे नंबर की जो बॉडी है दैट इज़ सीबीईसी और सीबीआईसी। इस बोर्ड में एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स होंगे और ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करेगा, राइट। एक्चुअली इट्स ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जो जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेगा, और इसमें कुछ मेंबर्स हैं, मे बी 6 और 7 हो सकते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बोर्ड आगे हम क्लियर करेंगे क्या पावर्स हैं और किस तरीके से ये जीएसटी को का प्रशासनिक कार्य या कार्यभार जो है वो देखता है। नेक्स्ट हम कैटेगरी में आएंगे दैट इज़ ऑफिसर्स अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद सीबीईसी, और उसके बाद आती है जो टर्म दैट इज़ ऑफिसर अंडर सीजीएसटी। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9 और 10 कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं जो सीजीएसटी एक्ट में के अंतर्गत कार्य करते हैं सीजीएसटी को चलाने के लिए, सीजीएसटी को हैंडल करने के लिए। नाम आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेंगे, पर आपको एक बार एक ध्यान रखना होगा कि ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे पहले जो अधिकारी है ऑब्वियसली उसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं। नाम है हमारा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, और जहाँ पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है वहाँ पर आप प्रिंसिपल डायरेक्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। चीफ कमिश्नर की जगह डायरेक्टर जनरल वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, ओके। और उसके बाद फिर कैटेगरी एक डाउन हो जाती है दैट इज़ चीफ कमिश्नर। प्रिंसिपल वर्ड आपका हट गया एंड चीफ कमिश्नर है, तो सिमिलरली वहाँ पर भी आपका प्रिंसिपल वर्ड हट जाएगा और डायरेक्टर जनरल वर्ड आ जाएगा। तो एक याद करने का थोड़ा सा एक तरीका है ये। नाउ चीफ वर्ड को हटा दिया गया और प्रिंसिपल वर्ड को ले आया, तो प्रिंसिपल कमिश्नर। अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है वो तो सबसे टॉप मोस्ट पे है, उसके बाद चीफ, और उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल वर्ड हट जाएगा पूरी तरह से, कमिश्नर। साथ साथ आप डायरेक्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, या जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे
प्रिंसिपल कमिश्नर है तो आप एडिशनल डायरेक्टर भी चेक कर सकते हैं, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर, राइट। यानी कमिश्नर को एडिशनल डायरेक्टर की संज्ञा दी गई है एक तरह से, ये मान के चलिए। सिमिलरली जब सिर्फ कमिश्नर आए हैं तो यहाँ एडिशनल डायरेक्टर है, यहाँ एडिशनल कमिश्नर हैं तो यहाँ एडिशनल डायरेक्टर हैं, यहाँ जॉइंट कमिश्नर हैं तो यहाँ जॉइंट डायरेक्टर हैं, यहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं तो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, और यहाँ अगर असिस्टेंट कमिश्नर हैं तो वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। तो आप देखोगे एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चेक करना है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, इस तरीके से। और ये लिस्ट आपको बहुत हद तक जानी पहचानी लग रही होगी, बिकॉज इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये सारे ऑफिसर्स के बारे में आप वहाँ पर भी जान चुके हैं। हालांकि वहाँ पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे, यहाँ पर सेंट्रल टैक्स हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, नाम चेंज हो गया है लेकिन जो डेजिग्नेशन है वो सेम है, वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। उनकी जो संस्था है CBDT है, जो टैपेक्स बॉडी है, यहाँ पे CBEC थी, और यहाँ पर नाम जो है डेजिग्नेशन सेम है, पोस्ट सेम है, लेकिन जो एरिया है, जैसे वहाँ इनकम टैक्स का एरिया था, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स का एरिया है, सेंट्रल GST का एरिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिस्ट ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या किया, फिर से देख लें एक बार। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिसके अंतर्गत CBSE है, एंड उसके बाद ऑफिसर्स आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और CBSE के बाद ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो देयर आर 9 कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स। नेक्स्ट आप देखोगे ये क्या चीज़ है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जैसे कह रहे हैं कि एक सिंगल टैक्स सिंगल नेशन का कॉन्सेप्ट है GST का, तो पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में GST को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या स्मूथली रन करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दें, एरिया को। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि पूरे इंडिया को जोन्स में बांट दिया है, और जोन्स के बाद आगे जो जोन्स आएंगे उसको कमिश्नरेट यानी आयुक्त नाम दिया है उसका। उसके बाद फिर कमिश्नरेट जो हैं उनको आगे डिवीज़न में डिवाइड किया है, और डिवीज़न्स को आगे रेंजेस में। फिर से बता रही हूँ, जोन, कमिश्नर, कमिश्नरेट, डिवीज़न्स एंड रेंजेस, ओके। अब आप देख सकते हो जो जोन है उसको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जो आपने देखा था, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर था, या फिर एक नंबर डाउन चीफ कमिश्नर, ठीक है। जो कमिश्नरेट है उसको प्रिंसिपल कमिश्नर, यानी कि इन दोनों से एक नंबर डाउन, और उससे भी, यानी कि प्रिंसिपल कमिश्नर भी और कमिश्नर दोनों ही हैंडल करते हैं। तीसरा जो डिवीज़न है, और ऑब्वियसली रेंजेस भी उसी में ही आ गई, तो उसको डिप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है हैंडल करेंगे। तो एक इनका ये दायरा है, एक इनकी अथॉरिटी का एक रेंज है, ठीक है। आप देख सकते हो ये इनके जो इंचार्ज वो ये लोग हैं, और एरिया हमने इस तरीके से बांट दिया है। एक एग्जांपल भी आपको दे रखा है पंजाब का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की अब बात करती हूँ मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कौन सा, अंडर द SGST। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा CGST में किस तरीके से डिवीज़न था, ऐसे ही SGST में भी डिवीज़न होगा। अब आप देख सकते हो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, लेकिन अब ये स्टेट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। वहाँ पे क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद अब कोई और संस्था नहीं है, डायरेक्ट आपके ऑफिसर्स आते हैं। हालांकि उधर क्या था, CBEC था, राइट, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर्स हैं अंडर SG एक्ट। अब इन ऑफिसर्स की लिस्ट भी पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 कैटेगरीज़ के पर्सन हैं। जैसे कमिश्नर से स्टार्ट करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है इसके साथ कमिश्नर ऑफ SGST लिखना है। जैसे आपने वहाँ पर CGST लिखा, ऐसे यहाँ पे आपने SGST लिखना है, क्योंकि ये SGST के अंतर्गत ऑफिसर्स काम करते हैं। तो इन सब के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कंट्रोल में रहेंगे। और उसके बाद इनके नाम आप देख सकते हो, कमिश्नर के पास स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल, जॉइंट, डिप्टी असिस्टेंट एंड सच अदर क्लासेस। तो एडिशनल, जॉइंट, डिप्टी असिस्टेंट तो कॉमन नेम है, और वो आपको पहली लिस्ट में भी दिखाई दिए हैं। यहाँ जो नाम सिर्फ एक नया है, दैट इज़ स्पेशल कमिश्नर, जो कि सेकंड कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी SGST के अंतर्गत जो है ऑफिसर्स के बारे में। अभी एक और चीज़ क्लियर कर रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स अंडर CGST।
थोड़ी देर पहले हमने जो CGST में देखा कि ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है जो कि 9 कैटेगरी के थे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है उसके बारे में बात कर रहा है। आप देख सकते हैं कि साथ साथ हर चीज़ का डायग्राम भी बनाया गया है, तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स बाय बोर्ड, सबसे पहले तो बोर्ड को अधिकार है कि वो ऑफिसर्स की अपॉइंट कर सकता है, और बोर्ड कौन सा? CBEC, राइट। तो ये किस तरीके से करते हैं? डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके तहत उन्हें जो भी ऑफिसर्स की संख्या या टाइप जो उन्हें लगता है कि इतने ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उनको दी गई पावर के अकॉर्डिंगली वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा बोर्ड के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। वो कौन हैं? वो वही लोग हैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने 9 कैटेगरी में देखा था। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सारे लोगों को, जितने भी ऑफिसर्स आप देख रहे हो, इन सब को असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे के रैंक के जो ऑफिसर्स थे उनकी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा? उस बोर्ड के द्वारा जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। फिर से बता रही हूँ, आप एक बार वापस आइए इस लिस्ट पे, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाह रही हूँ। आप देख सकते हैं ABCDEFG और H, यानी कि ये जितने भी आप देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे के अगर कोई और ऑफिसर्स हैं, नीचे के रैंक के कोई और ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ये सारे मिलकर या अलग अलग जो भी जिनको भी अथॉरिटी दी जाती है, जैसे मान लीजिए कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स को दे दी, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स को दे दी ड्यूटी, या फिर उसको अथॉरिटी दे दी, तो वो कर सकता है। ठीक है। इनके नीचे के रैंक में भी काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार बोर्ड इनको दे सकता है। तो फिर से हम बात क्लियर कर लें कि ऑफिसर्स जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट 2 तरीके से होती है। एक तो खुद बोर्ड करेगा और दूसरा बोर्ड के कहने पर जो ऑथोराइज्ड पर्सन होगा वो करेंगे। और ऑथोराइज्ड पर्सन कौन कौन है ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज़ पोजीशन ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ये क्या कहना चाह रहा है कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, ठीक है, जब ये एक्ट लागू किया जाता था या हो रहा था जीएसटी के आने से पहले, तो उसके अंतर्गत जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली अब सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत माने जाएंगे। यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट तो हालांकि उस एक्ट के अकॉर्डिंगली हुई है, लेकिन क्योंकि एक्साइज एक्ट जो है वो रिप्लेस हो गया है और उस में जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में जो किए गए थे वो अब उन ऑफिसर्स को सीजीएसटी एक्ट के ऑफिसर्स के तौर पर देखा जाएगा और उनके वही अधिकार होंगे जो सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है पावर ऑफ ऑफिसर्स की। जो ऑफिसर्स की पावर है सेक्शन 5 में क्या क्या दे रखी है। जैसे सबसे पहले है एक्सरसाइजिंग पावर्स प्रोवाइडेड बाय सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट ने कुछ पावर्स दी हैं, उनके बारे में अभी हम डिटेल में नीचे जाएंगे। सीजीएसटी भी या एसजीएसटी, तो उन्होंने कुछ पावर्स दी हैं, कुछ कंडीशन है, कुछ लिमिटेशन है। तो इसके द्वारा दी गई पावर्स का इस्तेमाल ऑफिसर्स अपने काम को स्मूथली करने के लिए कर सकते हैं। दे कैन एक्सरसाइज द पावर गिवन टू देम बाय या अंडर सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। कोई भी ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर काम करता है उस ऑफिसर सबऑर्डिनेट ऑफिसर के अधिकारों का भी इस्तेमाल खुद कर सकता है। मतलब उसके खुद के पास तो पावर्स हैं ही, लेकिन अपने सबऑर्डिनेट की पावर का इस्तेमाल भी वो कर सकता है। डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेट का मतलब होता है आप किसी को कुछ दे रहे हैं अधिकार। स्पेशली यहाँ पर जब आप पावर की बात करते हैं तो पावर डेलीगेट करना मतलब आप किसी को काम करने का, किसी पर्टिकुलर राइट दे रहे हैं। तो यू हैव द राइट टू डेलीगेट योर पावर टू योर सबऑर्डिनेट्स। ऑफिसर्स को ये अधिकार है कि वो अकॉर्डिंग टू रूल, देखिए कोई भी काम करना है रूल के अकॉर्डिंगली करना है, रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम। अकॉर्डिंग टू रूल वी कैन डेलीगेट आवर पावर इफ़ वी आर द ऑफिसर्स under CGST or SGST, so we have the powers to delegate our powers to our subordinates according to law, according to rule, right? Next and last point is prohibits using powers by appellate authority.
ऑफिसर्स के पास ये पावर होती है कि अपीलेट अथॉरिटी, क्योंकि आगे अब आप देखोगे कि मान लीजिए असेसी को कोई प्रॉब्लम है या डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन है तो अपील की जाएगी, राइट। तो अपीलेट अथॉरिटी है जिसके अंदर हम अपील करते हैं, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी ऑफिसर के पावर का इस्तेमाल कर सकें। फिर से बता रही हूँ, किसी भी अपीलेट अथॉरिटी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी जीएसटी ऑफिसर के पावर का इस्तेमाल कर सके, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई, और उसके अलावा फिर आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जीएसटी ऑफिसर्स की पावर जो है सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्या क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।